अनदेखा प्लीज। हमारा फातिमा किस्त नंबर 4। एक नई सुबह का नया आगाज़ हुआ। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए यूनिवर्सिटी बस से उतरी और कैफ़े की जानिब बढ़ने लगी, जहाँ इसके दोस्त इसका इंतज़ार कर रहे थे। आज भी सबकी नज़रें इसी पे थीं, लेकिन आज इन आँखों पे पहले से ज़्यादा नफ़रत और हकारत थी। सबकी नज़रों को इग्नोर करने की भरपूर कोशिश करते वो चल रही थी, जब अचानक 4 लड़कियों के एक ग्रोह ने उसका रास्ता रोका। उसने सर उठाकर इन्हें देखा। वो सीनियर ईयर की स्टूडेंट्स थीं। क्या समझ रखा है खुद को? एक लड़की ने इसे धक्का दिया। वो हक्का-बक्का इन्हें देखती रही। क्या लगता है तुम्हारे दादा यूनिवर्सिटी के डीन थे तो कुछ भी करोगी? दूसरी लड़की तेवर चढ़ाए बोली। क्या मतलब? इनके तेवर देखकर अनाब की आंखों में भी खौफ की और गुस्सा भर आया था। ड्रामे बंद करो तुम मक्कार लड़की। तीसरी लड़की ने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि पूरी शिद्दत से हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। लेकिन इससे पहले कि इसका हाथ अनाब के गाल को छूता, अनाब ने इसका हाथ हवा में ही रोक लिया था। ये गलती मत करना। मेरे दादा ने मुझे सबकी तमीज़ करना ज़रूर सिखाया है, लेकिन किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त करना नहीं। झटके से इसका हाथ झटकते वो बोली, तुम चालाक लोमड़ी, बुरा भी हमारे साथ करो और हम तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी ना करें। आपके लड़के ने पूरी कुव्वत से अनाब को धक्का दिया। अनाब अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और लड़खड़ा गई। ज़मीन बोस होने के खौफ से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई, लेकिन ज़मीन को छूने से पहले ही उसे किसी ने सहारा देकर संभाला। खुद को किसी की मजबूत गिरफ्त में महसूस करते उसने यकदम आंखें खोली और सामने मौजूद शख्स को देखने लगी। इसके कानों तक आते रेशमी बाल बिखरे हुए थे। स्याह घनी भवें जो खिज़र रंग आंखों के ऊपर चेहरे पर सजी हुई थीं। घनी पंखों की बाढ़ गालों की ऊपरी हड्डियों पर झुकी हुई थी। हल्की स्याह दाढ़ी, दराज कद-काठ और बाजू अपने मजबूत होने का खामोश सबूत थे। अनाब ने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो चेहरा नया था। अनाब उसके चेहरे से नजरें हटाते हुए सीधी हुई और अपने सामने खड़े शख्स के चौड़े कंधों को देखा, जिसकी मौजूदगी ने इसके वजूद को अपने हिसार में छुपा लिया था। ये क्या तरीका है? क्या चाहती हैं आप? सारंग का लहजा ज़ब्त करता अनाब को महसूस हुआ। तुम्हारा इससे क्या लेना-देना? पीछे हटो तुम। सारंग के साथ से होती वो एक बार फिर अनाब की जानिब बढ़ी, लेकिन सारंग एक बार फिर अनाब के सामने आया। अगर इसे हाथ भी लगाया ना तो सारंग क्या चीज़ है पूरी ज़िंदगी याद रखेंगी। मैं आपका लड़की होने की वजह से लिहाज़ कर रहा हूँ, तो मुझे बदलिहाज़ होने पर मजबूर मत करें। अनाब देख सकती थी, शिद्दत से बोलते उसके माथे की रगें तन गईं। अनाब का हाथ पकड़े वो अनाब को खींचता इनसे दूर ले गया। अनाब हक्का-बक्का इसके पीछे चलती रही। इसे सहारा देने वाला शख्स भी उसके पीछे ही चलने लगा। लातादार नज़रें इन पर उठी। लातादार लड़कियों को अनाब से मज़ीद नफ़रत हुई। इन सब लड़कियों के बिगड़े तेवर देखकर अनाब को कुछ याद आया। सारब से पहली मुलाकात के बाद होने वाला पहला आमना-सामना। या शायद ही इस यूनिवर्सिटी में कोई सारब जैसा हो। वो पूरी यूनिवर्सिटी में एक हीरो की तरह है। लड़के इस जैसा बनना चाहते हैं और लड़कियाँ? हिब्बा शरारत से बोली। लड़कियाँ इस पे मरती हैं। राबिया ने हंसते ही हिब्बा की बात मुकम्मल की। अनाब जो अभी-अभी आई थी, इसकी आधी बात सुनकर बोली, कौन है भई जिस पे लड़कियाँ मर रही हैं? तुम्हें नहीं पता? राबिया हैरान होती हुई बोली, नहीं तो? अनाब ने कंधे उचकाए। वो तीनों इस वक्त यूनिवर्सिटी में बनी एक राहदारी से चल रहे थे। किस दुनिया में रहती हो? पूरी यूनिवर्सिटी जानती है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? यार सारा मलमास, पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां दीवानी हैं इसकी। एक तो वो भला का हैंडसम और ऊपर से 6 फुट से लंबा कद और तो और अपने डिपार्टमेंट का टॉपर। अच्छा, अनाब हैरान हुई। हिब्बा ने इसका हाथ पकड़ा। लेकिन मुझे ये नहीं पता इसका। देखना पड़ेगा कौन है ये हैंडसम सारा मलमास। वो हंसी जब ये एकदम सामने से आता शख्स चौंक के रुका और मुड़कर हैरानी से उसे देखने लगा। अनाब का दिल धड़क उठा। वो वही था, प्रिंटर वाला लड़का। अनाब भी रुक गई। 2 पल के लिए दोनों की आंखें मिली, लेकिन अगले ही पल वो आंखें झुकाए हल्का-सा मुस्कुराता चल दिया। अनाब पागल! उसके जाते ही राबिया ने इसकी बाजू पर चपत लगाई। क्या? अनाब जो उसे जाता देख रही थी, मुंह बनाए खफके से पलटी। यही था सारंग। हिब्बा ने अपना सर पीटा तो अनाब पर तो मानो पानी पड़ने के बजाय पूरा का पूरा समंदर ही उंडेल दिया गया। दिल तो अब दिल धड़का था।
शर्मिंदगी ने चारों तरफ से उसे घेरा था और दिल ने ख्वाहिश की थी कि अभी ज़मीन फटे और वो इसमें गायब हो जाए। बस, और क्या देखना बाकी रह गया था। क्या? कुछ देर बाद खजालत से वो चीखी। इसकी चीख ने आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स को एक बार फिर अपनी तरफ देखने पर मजबूर ज़रूर किया था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अनाप तो रो देने को थी। तुम्हारा हाथ पकड़कर यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि चुप हो जाओ, लेकिन नहीं, अपनी सुनाना शुरू करती हो तो किसी को देखती तक नहीं हो। हाँ, अनाब पैर पटक कर रहे थे। शर्मिंदगी का मनोबोझ इसके सीने पर सिल की मानद धर गया था। उस दिन के बाद अनाब ने हर मुमकिन कोशिश की कि सारम से इसका सामना अब कभी ना हो, लेकिन किस्मत ने उसकी एक बार भी चलने ना दी और वो यूनिवर्सिटी आते जाते, क्लासेस में जाते, कैफे में, बस में बैठते, मुतअद्दिद बार नजर आने लगा। हर बार नजर आने पर अनाब का दिल सर पीट लेने को करता और वो छुपने का कोना ढूंढती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसने छुपना छोड़ दिया। वो कितना छुपती, एक यूनिवर्सिटी में होते हुए इसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सारिम ने पहली मुलाकात के बाद कभी उससे बात नहीं की थी और शर्मिंदगी के मारे अनाप भी बात करने से रही। लेकिन जब भी इसकी नजरें मिलती थीं, अनाप को इनमें आशनाई की रमक जरूर दिखती थी। अनाप को लगता था जैसे वो दोनों आंखों की किसी जबान में एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, जिससे वो दोनों ही ला इल्म हैं। लेकिन वो एक नज़र के बाद शर्मिंदगी के मारे दोबारा नजर उठाकर उसे नहीं देख पाती थी। वो भी उसे मुखातिब किए बगैर करीब से गुजर जाता था। इसने बहुत सी लड़कियों को उसके पीछे जाते और मुसलसल उसकी बातें करता देखा था, लेकिन इसने कभी इन सब को अहमियत नहीं दी थी। इसका एक छोटा सा हल्का अहबाब था, जिसके अलावा उसे किसी से बात करते नहीं देखा गया था। आहिस्ता आहिस्ता सबको लगने लगा कि वो इंतहाई मगरूर है, अनाब को भी। लेकिन इसके दिल में किसी कोने में वो प्रिंटर के पास खड़ा लड़का, जिसके चेहरे को धूप ने मुनव्वर कर रखा था, जिसने उसे मुखातिब करके उसकी मदद की पेशकश की थी, वो कहीं ना कहीं मौजूद था। इसी दिल के कोने में एक ख्वाहिश ने जन्म दिया कि वो एक बार फिर से उसे मुखातिब करे। लेकिन वक्त के आगे बढ़ने पर उसे यकीन हो गया कि वो इसे कभी मुखातिब नहीं करेगा। वो तो शायद इस मुलाकात को भूल भी गया होगा। इसीलिए तो इस ज़ेरे तमीर इमारत में जब सारम ने इसे मुखातिब किया तो अनाब को गुमान हुआ वो सारम तो नहीं हो सकता। कुछ फासले पर आते सारम ने इसका हाथ छोड़ा, लेकिन अनाब बहुत देर तक इसका लम्स अपने हाथ पर महसूस करती रही। आप इनकी बात क्यों सुन रही थी? सारम की रगें अब भी तनी हुई थीं। पर वो ऐसा क्यों कर रही थी? मैंने क्या किया है? अनावरा हादसा हुई। आपने अपना फ़ोन देखा? सारम का गुस्सा कुछ हद तक ज़ायल होता दिखाई दिया। अनाब की पलकों में irताश पैदा हुआ। किसी अनहोनी के खौफ से उसे ने आज जकड़ा। मोबाइल का सुनकर वो कुछ ऐसी ही हो जाती थी। मैंने मोबाइल देखना छोड़ दिया है। उसकी आवाज़ में उदासी थी। सारम ने अपना फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाया जहाँ इसकी आईडी से एक और पोस्ट थी। उसने सख्ती से आंखें भींच कर खोली और एक और आजमाइश। इसका मोबाइल थामे वो ब्लॉग पढ़ने लगी। आज वहाँ निशाना कुछ सीनियर स्टूडेंट्स थे और वो लड़कियां भी इन्हीं में से थीं जिन पे मुख्तलिफ गलत बातें लिखी गई थीं। एक आंसू नाक की आंख से टूटकर गाल पर फिसला। ब्लॉग की आखिरी लाइन पढ़ते वो आंखें बंद करने लगी जब अचानक इसकी लाइन आखिरी सत्र के नीचे लिखे लफ्जों पर ठहरी। चीट एंड क्विट। इन अल्फाज से होते वो कल की शाम पे जा ठहरी। खौफ ने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया। इसके रोंगटे खड़े हुए। अनाप ने डर के मारे सारंग की जैकेट का कोना थामा। सारिम, उसके लब कांपे। अनाप संभाले खुद को। सारिम उसे यूं देखकर फिक्रमंद होने लगा। सारिम, मुझे प्लीज घर ले चले, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी आवाज लड़खड़ाई। अनाप, आप ठीक है? वो फिर बोला। सारिम, प्लीज। अनाप दबी दबी चीखी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपको घर ले जाता हूँ। वो चलने लगा। अनाप भी उसके साथ चल रही थी। उसने अभी उसकी जैकेट का कोना पकड़ रखा था। घर के बाहर पहुंचते वो भागकर गाड़ी से उतरी और जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा आज़र ने खोला था। आज़र को देखकर इसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। भाई, आज़र के चेहरे का रंग भग से उड़ा। गुड़िया, क्या हुआ? भाई, ये सब क्यों हो रहा है? क्या? अनाब, इधर देखो मेरी। मुझे बताओ क्या हुआ है? आज़र ने उसे एक बार फिर मुखातिब किया और उसे यूं देखकर वो फिक्रमंद हुआ था। वो आज़र को पीछे छोड़ते गेट पार करते घर की जानिब भागी। आज़र की नज़र अनाब से हटकर पीछे खड़े सारंग पर पड़ी। वो घर से बाहर निकलकर इसके करीब गया।
तुम कौन हो? वो सख्ती से बोला। मैं सारम अल्मास हूँ, अनाब का दोस्त। सारम ने अपना तारुफ करवाया। दोस्त? वो इसका भरपूर जायजा लेते हुए बोला। अनाब को क्या हुआ है? तुमने कुछ कहा है? वो तुम्हारे साथ क्यों थी? इनका लहजा सख्त से सख्त होता गया। मैं आपकी फिक्रमंदी समझता हूँ, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। अनाब मेरी वजह से परेशान नहीं है। सारम ने वजाहत दी। फिर? उसने एक अब्रू उठाकर पूछा। वो अनाब की आईडी हैक, वो इन्हें आज यूनिवर्सिटी में होने वाले तमाम वाक़ये की खबर देने लगा। आप इनका ख़्याल रखें, वो बहुत परेशान है। वो मेरी बहन है और मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ कि मुझे उसका ख़्याल रखना है। उसके लहजे की सख्ती जाते नहीं जाती थी। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। सारंग का लहजा भी तन सा गया। ये सब तुम्हें कैसे पता? इसकी बात पर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते एक पल को रुका। सिर्फ मुझे नहीं पता, पूरी यूनिवर्सिटी को पता है। सख्ती से कहते उसने झटके से दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठते तन से गाड़ी भगा ले गया। अनब अपने कमरे में नहीं आई थी, बल्कि विश्वा के कमरे में आते उसने अच्छे से दरवाज़ा बंद किया था। विश्वा के कमरे की खिड़की चूंकि घर के अंदर की जानिब ही खुलती थी, तो वो इस वक्त वहाँ खुद को ज़्यादा महफूज तस्वर करती थी। वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। एक छोटे से कमरे में, जिसकी तारीकी को छत पे लगा एक छोटा सा बल्ब कम करने को ना काफ़ी था। इस कमरे की एक दीवार पर मुख्तलिफ तस्वीर और कागजात लगे थे। कमरे की वस्त में एक मेज़ के पास रखी कुर्सी पर वो बैठा था। मेज़ पर बहुत सी तस्वीर फैली पड़ी थी। गौर से देखते उसने एक तस्वीर उठाई। हाथ में थामी तस्वीर देखकर उसका कहकहा फिजा में गूंजा। रोशनी की किरण तस्वीर पर पड़ी तो अनाब का चेहरा वाज़ेह हुआ, जहाँ वो अपने घर के सामने खड़ी रो रही थी। इसका गीला चेहरा साफ व वाज़ेह था। इसके चेहरे चेहरे पर फैली तकलीफ सुकून की मानंद दूसरे शख्स के चेहरे को तसल्ली बख्श रही थी। वह तस्वीर देखता और हंसता गया। उसकी हंसी की बाज़गाश्त फिजा में काफ़ी देर तक गूंजती रही। अनाब, दरवाज़ा खोलो गुड़िया, मुझसे बात तो करो। अपने भाई को बताओ तो हुआ क्या है? आसिफ कितनी ही देर से बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाजे से टेक लगाए वो जमीन पर ही बैठी थी। अनाब प्लीज। आज़र ने एक और कोशिश की। इस बार अनाब ने हिम्मत करते दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। वो उठी और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलने लगी। अनाब, तुम ठीक हो? आज़र ने पूछा। अनाब सर झुकाए नफ़ी में सर हिला गई। मैं ठीक नहीं हूँ भाई। मैं बहुत डर गई हूँ। बहुत ज़्यादा। डरो मत अनाब, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। हिम्मत करो मेरी गुड़िया, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं हो। आज़र इसका सर सहलाते उसे तसल्ली देता, उसे अपने साथ लिविंग रूम तक लाया जहाँ कौसर खातून और दाजान बेहद फिक्रमंद बैठे थे। दोपहर तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन शाम तक अनाब बहुत संभल चुकी थी। वो खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका था। आज़र ने उसकी परेशानी कम की थी। वो इससे 6 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी इज्जत और एहतराम के साथ साथ इन दोनों के रिश्ते में दोस्ती का अंसर काफ़ी ज़्यादा था। आज़र दोनों बहनों का भाई होने के साथ साथ बेहतरीन दोस्त भी था। दोपहर में सबके समझाने और हिम्मत बढ़ाने के बाद आज़र इसका अच्छा मूड करने के लिए बाहर लंच पे ले गया। उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट में उसकी पसंदीदा डिश ने इसका मूड बेहतरीन कर दिया था। इसका खौफ, उसकी परेशानी, सब कुछ वक्त के लिए गायब हो गया था। वो अभी अभी घर वापस आई थी। कमरे में दाखिल होते ही वो अपने बेड की जानिब आई। वहाँ इसकी नज़र इसके मोबाइल पर गई। इन तमाम वाक़यात के नतीजे में वो मोबाइल से दूर हो गई थी। वो पहले की तरह फ़ोन नहीं देखती थी। ये खौफ इसके दिल में बैठ गया था। हर बार फ़ोन देखने पर वो खौफ उमड़ आता। अभी वो मोबाइल फ़ोन को शायद ना उठाती अगर इसकी स्क्रीन पर मिस्ड कॉल्स की इतनी तादाद ना देखती। उसने डरते हुए फ़ोन उठाया और नोटिफ़िकेशंस देखने लगी। वो लातादाद मिस्ड कॉल सारंग की तरफ से ही थी। वो हैरान हुई। उसने अब मैसेज खोले, वहाँ भी यही हाल था। वो 3 मैसेज ही बार-बार भेजे थे। आप ठीक हैं? आप परेशान ना हों। आप इतनी खौफज़दा क्यों हो गई थीं? इस जैसे ही कुछ और सवालात वो फ़िक्रमंद था। बेख्तियारी अनाब के चेहरे पर मुस्कुराहट तर आई। वो मोबाइल वापस रखे उठ गई और वॉशरूम की जानिब फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद जब वॉशरूम से निकली तो मोबाइल बजने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। सारंग की फ़िक्रमंदी का सोचकर वो एक बार फिर मुस्कुराई और मोबाइल की जानिब गई। लेकिन कॉल करने वाले का नाम देखकर मायूस हुई। कॉल राबिया की थी और इससे पहले हिब्बा और बाकी सबकी भी मिस्ड कॉल्स नजर आईं। अब इसका दिल धड़का। इसने मोबाइल वापस रख दिया। वो दोबारा इस सब से नहीं गुजरना चाहती थी, लेकिन मोबाइल मुसलसल बजने लगा।
رابعہ کے بعد سہیل کی کال آنے لگی۔ اس کے بعد ہبا کی، انم احمد، سب کی کالز مسلسل آ رہی تھیں۔ تنگ آ کر ہمت کر کے اس نے اس بار ہبا کی کال اٹھا لی۔ اناب، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ہم یقین نہیں کر سکتے تم ہمارے ساتھ ایسا کر سکتی ہو۔ ہبا پھٹ پڑی۔ کیا ہوا؟ اناب نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیا واقعی میں تمہاری فورم آئی ڈی ہیک ہوئی ہے یا وہ سب تمہارا ڈرامہ ہے؟ ہبا کے الفاظ اناب کے دل پر لگے۔ اس کا پہلے سے دکھی دل مزید زخمی ہوا۔ ہبا، وہ مایوسی سے بولی۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ اناب، ہم تم پر یقین کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم تم پر یقین نہیں کر پا رہے۔ پلیز کہو یہ تم نے نہیں کیا۔ ہبا کی آواز بھی اناب ہی کی طرح رندھی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ہبا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے میری آئی ڈی سے کچھ پوسٹ ہوا ہے؟ کچھ نہیں اناب، بہت کچھ۔ یہ کہتے ہی کال کاٹ دی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہے۔ اناب نے کال بند کرتے ہوئے یونیورسٹی فورم کی سائٹ کھولی اور وہاں اپنی آئی ڈی ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی۔ وہاں سب سے پہلے ہی اس کا بلاگ تھا۔ وہ یونیورسٹی ٹاپکس میں ٹرینڈ میں تھا۔ ہزاروں اسٹوڈنٹس وہ پڑھ چکے تھے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے اس کا روم روم کانپ گیا۔ دل ڈوب گیا۔ وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ آج وہاں کسی اور کے نہیں بلکہ اس کی یونیورسٹی دوستوں کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ لکھے تھے کہ وہ سب پڑھتے ہوئے اس کا دل بے شمار ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ وہاں اس کی طرف سے اس کی دوستوں کی ایسی باتیں لکھی گئی تھیں کہ شاید اس کے بعد وہ اب کبھی یونیورسٹی میں سر اٹھا کر چل نہیں پائیں گے۔ یا باقی کسی لڑکی کے ساتھ کچھ تصاویر تھی اور ان کے نیچے لکھے گئے کچھ نازیبا الفاظ۔ اسے ہبا کے آنسو یاد آئے۔ وہاں سہیل کے گھر کی باتیں لکھ کے گئی تھی۔ وہاں سہیل کے والدین کی طلاق کی خبر، ان کے گھر جھگڑے کی نوعیت لکھی گئی تھی۔ اسے سہیل کا ہر وقت ہنستا مسکراتا چہرہ یاد آیا۔ وہاں رابعہ کے گھر کے مالی حالات بیان کیے گئے۔ کس طرح اس کی فیس ایک این جی او سے آتی ہے اور ان کو اس طرح لکھا گیا کہ اناب آنکھوں میں آنسو لیے بس دیکھتی رہ گئی۔ اس نے پوری قوت سے موبائل دیوار پہ دے مارا۔ وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرا۔ اناب خود بھی زمین پر گر چکی تھی۔ اس کا دل دھاڑے مار مار کے رونے کو کر رہا تھا۔ اس کا سر درد بڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی بس ایک ہی خواہش تھی۔ بس اسے ایک بار یہ پتہ چل جائے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ اس کا قتل وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی اور اسے قتل کرنے سے پہلے شاید ایک بار بھی نہ سوچتی۔ جتنی تکلیف، جتنی ذہنی اذیت اسے دی گئی تھی، وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے کے قریب تھی۔ کوئی ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کام کہاں تک پہنچا؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی سارم نے پوچھا۔ جاری ہے، آنے والے نے بے پرواہی سے کہا۔ اور کوئی خبر؟ خبر تو ہے لیکن دوسرا شخص کچھ جھجکا۔ لیکن سارم نے ڈرائیو کرتے سامنے سے نظر ہٹاتے اسے دیکھا۔ یہ ڈرائنگ روم کا منظر تھا۔ اناب ایک صوفے پر سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دائیں جانب انم، ہبا اور رابعہ بیٹھی تھیں جبکہ بائیں جانب احمد اور سہیل۔ سب کے پاس ایک بات تھی، بہت سے سوال تھے اور ان سب کو ایک ہی جواب چاہیے تھا کہ ان کی زندگی کی اتنی پرسنل باتیں کسی کو کیسے معلوم۔ ان کی ہر بات پہ، ہر سوال پہ اناب کا سر مزید جھکا۔ کوئی اناب کا دکھ کیسے سمجھتا؟ ان کی اپنی پریشانی جو کم نہیں تھی۔ ان کی ذاتیات آج ہر شخص کے سامنے تھی۔ ان کی زندگی کا آج یوں اشتہار لگا دیا گیا تھا۔ اناب بس ان کی باتیں سن رہی تھی، وہ انہیں روک نہیں رہی تھی، انہیں اپنے جذبات نہیں بتا رہی تھی۔ وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے الزام دے۔ وہ جانتی تھی ان سب کو اس وقت کسی شخص کی ضرورت ہے، کوئی ایسا جس کو الزام دے کر وہ سب کچھ دیر کے لیے اپنی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ شاید اس سے ان کا دل ہلکا ہو جائے، پر افسوس وہ خود کو کسی الزام میں بھی نہیں دے سکتی۔ دیتی تو کیسے؟ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ الزام کا اصل حقدار کون ہے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ انا بیٹا، باہر آپ کے دوست آئے ہیں، ان کو بھی یہیں بھیج دو۔ میرے دوست؟ ایک پل کے لیے اس نے سوچا۔ باقی سب نے بھی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ اناب اٹھ کھڑی ہوئی۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے سارم کو سامنے پایا۔ آپ کیسی ہیں آپ؟ سارم کے لہجے میں فکر مندی جھلکتی تھی۔ وہ فکر مند تھا۔ اناب کو کہیں نہ کہیں اس کی فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ ہائی۔ اناب کے کانوں میں کسی کی دلکش آواز پہنچی۔ اناب نے نظریں پھیر کر سارم سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس شخص کو دیکھا جس نے ماتھے پر آتے بالوں کو ہاتھ پھیر کر پیچھے کیا تھا۔
अनाब को कुछ पल लगे थे इसे पहचानने में। वो वही था जिसने सुबह उसे गिरने से बचाया था। आप अनाब ने पूछा। इस लड़के से था, लेकिन सवालिया नज़रों से देखा सारंग को था। मैं अमान कियानी हूँ। लड़के ने अपना तारुफ करवाना। अनाब ने सारंग को खुले से ऐसे पूछा हो कि कौन अयाम अमान कियानी? आप यहाँ? अनाब ने एक और सवाल पूछा। ये सवाल सारंग से था। अगर आप बुरा ना माने तो हम बैठ के बात कर सकते हैं? सारंग का बोलने का मौका दिए बगैर अमान बोला। जी, आए? लेकिन अनाब कुछ झिझकी। वो अभी बार-बार सारंग को देख रही थी। सारंग ने भी उसे आँखों ही आँखों में तसल्ली दी थी। कमरे में दाखिल होते अनाब की नज़र आज़र पर पड़ी, जो शायद इसकी गैर मौजूदगी में वहाँ आया था और अब वहाँ से जा रहा था, जब वो अनाब के साथ मौजूद लोगों को देखकर रुका। बैठिए। अनाब ने सारंग और अमान की तरफ देखकर सोफों की तरफ इशारा किया। सारंग ने एक नज़र आज़र को देखा। वो इन्हें सलाम करके सुहेल के साथ थ्री सीटर सोफे पर जा बैठा। अमान ने भी इसकी पैरवी की और अनाब के सामने वाली नशिस्त संभाल ली। आज़र ने कुछ सोचते हुए जाने का इरादा तर्क किया और वहीं अनाब के साथ जा बैठा। अब सबकी नज़रें कभी सारंग तो कभी उसके साथ बैठे अमान पर उठती। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं सारंग हूँ। शायद आप लोग मुझे जानते हो। सारंग ने सबकी सवालिया नज़रों को देखकर अपना तारुफ करवाया और बात शुरू की। आप सभी ने क्या सोचा है? किस बारे में? सुहेल ने पूछा। अनाब की मदद के बारे में। आप सबको नहीं लगता कोई जानबूझकर अनाब को टारगेट कर रहा है? आज़र खामोश बैठा इन दोनों नए आने वाले चेहरों को देख रहा था। वो बाहर होने के बावजूद भी अनाब के बाकी तमाम दोस्तों से बखूबी वाकिफ था। लेकिन सारंग को उसने सुबह पहली बार अनाब के साथ देखा था। वो शख्स इससे कुछ ठटका ज़रूर था। लेकिन किसी की अनाब से क्या दुश्मनी? और इस समय हमें क्यों घसीटा गया है? हिबा ने जवाब सवाल किया। यही बात तो नहीं पता। हमें यही तो मालूम करना है। सारंग बोला। पता नहीं कोई ऐसा क्यों कर रहा है अनाब की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। राबिया फिक्रमंद थी। ये बातें तो बात की हैं। अभी तो हमें ना अनाब की आईडी रिमूव करवानी है, वरना इनके लिए बहुत सीरियस मसाइल बन सकते हैं। सारी गुफ्तगू में पहली बार अमान ने हिस्सा डाला। आप कौन? आज़र ने पहली बार सवाल किया। ये अमान कयानी है। ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव और हैकर हैं। अनाब के केस के लिए मैंने इनसे मदद मांगी है। सारा ने इसका मुकम्मल तारुफ करवाया। आप डिटेक्टिव हैं? आज़र ने के अब्रू उठाया। जी, छोटा-मोटा सा। अमान ज़रा सा मुस्कुराया। मुस्कुराते इसके गाल पे पड़ता डिंपल हल्का सा वाज़ेह हुआ था। अनाब ने इन दोनों की जानिब देखा। आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले आईडी रिमूव करनी होगी। इनमें अपनी वजह से मैं किसी और को तकलीफ में नहीं देख सकती। वो शर्मिंदा थी। ये काम आसान नहीं है, मैं कोशिश कर चुका हूँ, सारंग ने बताया। क्या मैं आपका कार्ड देख सकता हूँ? आदर को अभी सारंग और इस शख्स पर कुछ शक था। अमान ने अपने वॉलेट से कार्ड निकालकर इसके सामने रखते अपनी बात जारी रखी। सारंग ठीक कह रहा है, ये काम बहुत मुश्किल है। मैं भी कल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हैकर बहुत चालाक है। उसने सिर्फ आपकी आईडी नहीं बल्कि पूरा सॉफ्टवेयर हैक किया है। अनाप मायूस हुई। अब तो हम आईडी रिमूव कैसे करेंगे? अहमद का सवाल। आज़र ने कार्ड देखा, उसे कुछ तसल्ली सी हुई। इसके लिए ना मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। अनाब ने सर इस्पात में हिलाया। लेकिन यहाँ नहीं। सारंग के अलावा वो अनाब समेत सबने उसे हैरानी से देखा। चूंकि हम ये नहीं जानते कि इस सब के पीछे कौन है तो हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अमान ने वजाहत दी। ये सब मेरे दोस्त हैं। ज़्यादातर ऐसे केसेस में दोस्त ही मुजरिम निकलते हैं। इसलिए आप ख्याल रखिए, हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अनाब के एहतजाज पर अमान की संजीदगी बाजी ले गई। मैं आपसे मज़ीद कुछ मालूमात भी शेयर करना चाहता था, लेकिन इतने लोगों के सामने नहीं बता सकता। तो चलता हूँ, मेरा कार्ड आपके पास है, आप जब चाहें मुझसे रब्ता कर सकती हैं। वो संजीदगी से ये कहते उठा और ये जा, वो जा। पीछे मौजूद सब ने ही एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखा। मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सारंग भी उसके पीछे लपका। अनाब ये कहकर क्या गया है? मतलब कि हम ऐसा करेंगे? तुम्हें लगता है हम में से कोई ऐसा कर सकता है? सबका सवाल बदला।